कई दिनों से एक लड़की बेहद परेशान थी। दरअसल उसको एक राज की बात पता चल गई थी। वो उस राज की बात को बताना चाहती थी, लेकिन सोचकर घबरा रही थी। कहूंगी तो ये हो जाएगा, नहीं कहूंगी तो ऐसा हो जाएगा। वो बार बार सोच रही थी और उसके दिमाग में आता कि क्यों ना कह दूं, लेकिन कहने पर वो डर रही थी। सोचने पर इसलिए मजबूर थी क्योंकि 2 दिन के बाद उसकी शादी भी होने वाली थी। आखिरकार वो चाहती थी कि अगर मैं शादी होकर यहाँ से चली गई और ये राज की बात यहीं रह जाएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि अर्थ का अनर्थ हो जाए, कुछ बात बहुत बड़ी ना हो जाए। आखिरकार उसने सोचा कि शादी से पहले वो एक पत्र लिखती है और पत्र लिखने के बाद जिस व्यक्ति की बात है वहां तक पहुंचा देगी। आखिरकार उसने पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद वो सोच रही थी जब भी मौका होगा तुरंत ही वो ले जाकर दे देगी। इसलिए उसने उस पत्र को बड़े छुपा के रखा, एहतियातन रखा। लेकिन जैसे ही उसको मौका मिलता है कि आज चिट्ठी देने का वक्त आ चुका है, तुरंत वो चिट्ठी को निकालने के लिए जाती है तो वहां जाकर जो देखती है तो चिट्ठी गायब थी। वो सोचने पर मजबूर थी आखिरकार ये हुआ क्या। जिसके लिए चिट्ठी लिखी थी वो चिट्ठी उसी के पास पहुंची है, या जिसके खिलाफ थी ये उसके पास पहुंची है। वो सोच सोच कर परेशान हो जाती है। उसकी शादी होती है और वो वहां से विदा होकर अपनी ससुराल चली जाती है। ससुराल तो चली जाती है, लेकिन 1 साल बीतने के बाद आखिरकार जिसको चिट्ठी देनी थी उसका कत्ल हो जाता है। अब वो सोचने पर मजबूर थी, लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ। जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो अचानक से वो चिट्ठी निकलकर सामने आ जाती है। और जैसे चिट्ठी निकल के सामने आती है तो पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा कर देती है। ये घटना उस दौर की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक घटना बन जाती है। आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है, उस चिट्ठी के पीछे की कहानी क्या है कि कत्ल होने से 1 साल पहले चिट्ठी लिख दी गई थी और कत्ल हो जाता है। तो यही इस कहानी के माध्यम से आज यही जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश के जिला बारां का एक गांव लगता है आखाखेड़ी। और बात कर रहा हूं 26 मार्च 2021 की सुबह 7 बजे के आसपास। राजू नाम का लड़का जो इसी गांव का रहने वाला होता है, वो अपने चाचा के यहां पर दूध लेने के लिए जा रहा था। और जैसे ही उसने अपने चाचा का दरवाजा सुबह 7 बजे बजाना शुरू किया, खटखटाना शुरू किया है, आहट करना शुरू किया है, लेकिन वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। परेशान हो जाता है, कभी चाचा को आवाज लगाता है तो कभी चाची को आवाज लगाता है तो कभी अपने छोटे भाई और बहनों को आवाज लगाता है, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। काफी देर हो जाती है। उसके बाद उसे लगता है कि जो उसकी एक रोज की आदत थी, क्योंकि रोज दूध लेने के लिए उससे इस घर में आना ही होता है। अब इस घर के दरवाजे की एक खास बात यह है, अगर जोर से धक्का मार दिया जाए तो वो खुल जाता है। उसने वही तरकीब अपनाई और उस दरवाजे को जब जोर से धक्का मारा तो जो अंदर से बंद है फिर भी वो खुल जाता है, क्योंकि इस तरह से जो एक सांकल जिसको बोलते हैं वो लगी हुई थी। और दरवाजा पुश करने पर जब खुल जाता है तो आखिरकार जब दरवाजा खुलता है, जाकर जो उसने घर के आंगन में देखा, उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है। चीखने चिल्लाने वाली बात ये थी, दरअसल जो उसके चाचा थे, चाचा जिनकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास होती है, जिनका नाम प्रेम नारायण मीणा होता है, वो बिस्तर पर लेटे हुए थे। और उनको ऐसा लग रहा था किसी बुरी तरह से काटा गया है, पीटा गया है। और तुम्हारे की जो उनका जो शरीर था वो चारों तरफ से खून से लथपथ था, नहाया हुआ था। वो जो जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है, तो उसकी चीखों की आवाज उसकी चाची तक पहुंच जाती है। चाची रुक्मणी ये बात सुनने के बाद आती है, कहती है क्या बात है, क्यों सुबह सुबह इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो, आखिरकार हुआ क्या है। इससे पहले कि राजू अपनी चाची रुक्मणी को कुछ बता पाता, चाची ने अपनी आंखों से अपने पति को बिस्तर पर जो मरे हुए हालत में और जितनी बुरी हालत में देखा था उसकी भी चीखें निकल जाती हैं। अब चाची भी और भतीजा भी जब जोर जोर से रो रहे थे, चीख रहे थे। जो 2 बच्चे हैं घर के वो एक कमरे में हैं, लेकिन बाहर से कुंडी लगी हुई है। आखिरकार उस कुंडी को खोला जाता है। बच्चों ने पूछा कि आखिरकार हुआ क्या है, तो रुक्मिणी रोते रोते कहती है कि तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, देखो किसी ने उन्हें बहुत बुरी तरह से मार दिया है। उस औरत की रोने की आवाजें जो थी वो अब आसपास के घरों तक पहुंच जाती हैं। और देखते ही देखते पूरे गांव के लोगों का उस घर में अब जमघट लग जाता है, ये देखने के लिए कि आखिरकार हुआ क्या है। बताया जाता है कि यही गांव के ही किसी व्यक्ति ने नजदीकी पुलिस स्टेशन, जो कि छिपा बड़ौद एक पुलिस स्टेशन लगता है, वहां पर सूचना दी जाती है। और बताया जाता है कि साहब एक शिक्षक हैं जो सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं, नाम उनका प्रेम नारायण मीणा है, उम्र जिनकी लगभग 45 साल के आसपास है। आप जितनी जल्दी हो सके मौके पर आ जाइए। एसएचओ इस सूचना को सीओ को देता है, सीओ इस सूचना को एसपी को देता है। और एसपी बारा ने एकदम बोला कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले की जांच पड़ताल करिए और हत्यारे का उसको पकड़िए और उसको जेल भेजिए। अब एसएचओ अपनी टीम के साथ, राम स्वरूप सिंह, साथ ही सर्किल ऑफिसर ओमेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ, और प्रोबेशनरी अधिकारी जयप्रकाश अटल वो भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। साथ ही डॉग स्क्वाड, एफएसएल टीम और फोरेंसिक टीम ये आती है और जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। जो डॉग आया था वो डॉग इस घर के चक्कर लगा रहा है इधर से उधर, लेकिन घर से बाहर वो नहीं जा रहा है। कभी छत पे जाता है तो कभी नीचे आ जाता है। अब पुलिस वाले भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार मामला क्या है।
सबसे पहले पूछा जाता है राजू से। राजू से पूछा जाता है, राजू कहता है कि साहब मैं रोज ही इस घर से दूध लेने के लिए आता हूं और सुबह 7 बजे मैंने काफी आवाज लगाने की कोशिश की लेकिन कोई आहट नहीं हो रहा था, कोई अंदर से जाग नहीं रहा था। तब उसने जोर से जो पुश किया है, धक्का जो लगाया तो दरवाजा खुल जाता है। इसलिए वो जैसे ही आता है तो उसकी चीख निकल जाती है, उसने चाची भी जाग जाती है। और उसने बताया कि जो उसके छोटे बहन भाई हैं उनके कमरे का जो दरवाजा था वो बाहर से बंद था। आखिरकार पुलिस इस मामले की ओर पूछताछ करती है तो पता चलता है कि मध्य प्रदेश के जिला फतेहगढ़ का एक सरकारी विद्यालय होता है, प्रेम नारायण मीणा वहीं पर सरकारी शिक्षक थे। और यहां पर यानी कि अपने जो मूल गांव हैं यहां पर वो 15 से 20 दिन में 1-2 दिन के लिए आया करते थे। इनकी हत्या क्यों की है, किसने की है, इसके पीछे बहुत सारे सवालों खड़े हुए थे। पूरा गांव ही जाना चाहता था और जब गांव जाना चाहता था पुलिस भी इन सवालों के जवाब तलाश करना शुरू कर देती है। अब पुलिस ने गांव के ही दुश्मनों की, दोस्तों की, सभी की सूची तैयार कर ली। सभी से बारी बारी से पूछताछ की, खासकर राजू से पूछताछ की क्योंकि राजू ने सबसे पहले अपने चाचा को जिस हालत में देखा था तो कहीं ना कहीं राजू भी पुलिस के लिए सस्पेक्टेड था। हालांकि जब राजू से बातचीत कर रहे थे तो वो बड़े आत्मविश्वास के साथ अपनी पूरी कहानी बता रहा था और उसके जो जो भी उसकी जवाब थे वो एक ही थे, जैसा पहला था वैसे दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। तो इसलिए पुलिस को लगता है कि शायद यार राजू के पास ऐसा कुछ नहीं है। अब उसकी जो पत्नी थी रुक्मणी, उससे पूछा जाता है तो रुक्मणी भी एक तरह के जवाब दे रही थी। ऐसा भी नहीं लग रहा था कि कोई रुक्मणी किसी बात को छिपाने की कोशिश कर रही हो। तभी जो बच्चे थे उनसे पूछा जाता है, बच्चों को अलग लेके जाते हैं। बेटी जिसका नाम ऋचा होता है और बेटा जिसका नाम वैभव होता है। वैभव और ऋचा से जब पूछा जाता है तो वैभव और ऋचा ने बातचीत करना शुरू कर दिया और बातचीत करते करते रोते रहे अपने पिता को देखकर क्योंकि इनके पिता तो मर चुके थे। इसके बाद जो बेटी होती है ऋचा वो घर जाती है, अंदर कमरे में जाने के बाद और एक चिट्ठी लाकर दे देती है। जैसी चिट्ठी लाकर देती है तो उसके बाद फिर पुलिस पूछती है कि इस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है। वो कहती है कि ये चिट्ठी हमारी बड़ी वाली बहन ने शादी से 1-2 दिन पहले लिखी थी और हमने इस चिट्ठी को अपने पास छुपा के रख लिया था। बोली ये बात कब की है, तो ये बात साल 2020 की थी, मर्डर 2021 में होता है। 1 साल इस बात को हो जाता है। आखिरकार पुलिस ने जो उस चिट्ठी को खोला और चिट्ठी को खोलने के बाद जो पता चलता है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है। दरअसल उस चिट्ठी में लिखा था कि मैं अपनी माँ को बदनाम नहीं करना चाहती लेकिन पिताजी जो घर का नौकर है ना, ये घर में रहना नहीं चाहिए, बस इतना उसने लिखा था। अब नौकर के बारे में पूछा जाता है तो नौकर का नाम होता है जितेंद्र उर्फ जीतू बैरबा, जो कि छीपा बड़ौद थाना क्षेत्र के गांव परोलिया का निवासी होता है। अब पुलिस ने उससे पूछताछ करनी शुरू की, उसके बारे में पता किया तो साल 2019 में उसने इस घर में एंट्री मारी थी। साल 2019, 2020, 2021 ये 2 साल लगातार रहता है। आखिरकार जब उसके बारे में पूछा जाता है तो उसके बारे में पता चल जाता है, पुलिस उसको भी हिरासत में लेती है। अब रुक्मणी से पूछा जाता है पूरी कहानी के बारे में तो रुक्मणी बताती है कि 65,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से उसको रखा गया था कि वो खेती बाड़ी भी करेगा और खेती की रखवाली भी करेगा। जो पति है वो मध्य प्रदेश के फतेहगढ़ जिले के अंदर सरकारी विद्यालय में शिक्षक है। वो महीने में 1 या 2 दिन के लिए मुश्किल से आता है और वो चला जाता है। पति की दूरी और नौकर का घर में रहना, दरअसल ये जो अब अपने से 8 साल छोटे इस नौकर से रुक्मणी अटैच हो जाती है और उसके साथ वो प्यार मोहब्बत के जाल में फंस जाती है और इतना नजदीक पहुंच जाती है कि वो ये भूल जाती है कि आखिरकार कहीं कोई छुपके इसको देख तो नहीं रहा है। जो बड़ी बेटी थी उसने शादी से कुछ दिनों पहले ही अपनी मां को उस नौकर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और यही बात वो अपने पिता को बार बार बताने की कोशिश कर रही थी लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार एक बेटी अपने पिता से ये बात कहे तो कहे कैसे, क्योंकि एक पिता से बेटी बात नहीं कर सकती। हालांकि मां से बेटी जरूर बात कर सकती है लेकिन सारे के सारे जो ऐप थे, परेशानियां थी, वो मां से ही तो थी। फिर भी उसने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखने के बाद उस बात को बताने की कोशिश में जुटी हुई थी लेकिन उस बात को बता नहीं पाती क्योंकि चिट्ठी जो उसने छुपा के रखी थी, छोटे भाई बहनों ने उस चिट्ठी को देख लिया था और चिट्ठी को अपने पास रख लिया। उन ना समझ बच्चों को इतना भी नहीं पता था कि आखिरकार इस चिट्ठी को देना है कि नहीं देना है। पिता से कई बार जिक्र कर देते, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन जैसे ही पुलिस को चिट्ठी देते हैं तब आखिर पुलिस रुक्मणी से पूछताछ करती है। अब ये पता चलता है कि इस नौकर के साथ उसके शारीरिक संबंध बन जाते हैं। वो जब मन करता था, जब घर में आता था, जैसा चाहता था वैसा रहता था और रुक्मणी भी इस रिश्ते को लेकर बेहद खुश रहती है। लेकिन जो कभी कभार उसका पति जो सरकारी शिक्षक है वो घर पे आता था, एक बार उसने भी अपनी पत्नी को कुछ ऐसी हरकतें करते देख लिया उस नौकर के साथ जो 8 साल छोटा होता है। तभी उसे लगने लगता है कि शायद इस नौकर को अब इस घर में नहीं रहना चाहिए। यानी कि खासकर ये तब की बात है जब लॉकडाउन का समय चल रहा था। तब लंबे समय तक शिक्षक घर पे रहता है और घर पे रहने के दौरान इस नौकर को और उसकी मालकिन को आपस में मिलने का एक वक्त नहीं मिल पा रहा था। और इसी बात को देखते हुए
बस उसे लगता है कि क्यों ना इसे रास्ते से हटाया जाए, और तभी रास्ते से हटाने की जब प्लान करते हैं तो प्लानिंग बड़ी खतरनाक करते हैं। दरअसल ये 25 मार्च 2021 की रात की ये बात है। ये महिला जो होती है अपने बच्चों की को एक कमरे में बंद कर देती है और अपने पति से कहती है कि तुम मुझसे दूर रहना, मेरे पास भी मत आना, यानी कि वो अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। रात का जैसे ही 1 बजता है उससे पहले ही उसने अपने घर की पीछे वाले हिस्से में एक बड़ी सी रस्सी डाल दी थी जो जमीन से सट रही थी, और जो घर का नौकर होता है जिसका नाम जितेंद्र होता है वो अपने दोस्त हंसराज के साथ लगभग रात के 1 बजे के आसपास उस रस्सी पर चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद सीधा घर के आंगन में आता है। वो सरकारी शिक्षक को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं देता। एक के हाथ में तलवार होती है, दूसरे के हाथ में कुल्हाड़ी होती है, और वो जितनी ताकत से एक साथ वार पे वार कर रहे थे, शिक्षक को संभलने का मौका ही नहीं मिला और उसकी वहीं घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है, दम तोड़ देता है। और इस घटना के बारे में सुबह 7 बजे के आसपास पता चलता है लोगों को। जब सुबह 7 बजे के आसपास पता चलता है तब तक उसका जो ब्लड था वो पूरी तरह से जम चुका था। आखिरकार पुलिस ने उस महिला को हिरासत में लिया, जो उसका प्रेमी था उसको भी हिरासत में लिया, साथ ही जो प्रेमी का दोस्त था उसको भी हिरासत में लिया, और हिरासत में लेने के बाद उसको जेल भेज दिया। जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था तो कुछ दिन पहले ही उस आरोपी को शायद बताया जाता है कि जमानत मिल गई थी, लेकिन मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है। बहुत जल्दी इस मामले में फैसला आने वाला है। ये जो तारीख है वो 31 जुलाई 2025 को मैं इस कहानी को सुना रहा हूं, और अगले ही महीने अगस्त के महीने में शायद इस मामले में कोई सुनवाई वगैरह होगी, ऐसा बताया जा रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। काश उस बेटी ने अपने पिता के लिए जो बात संदेश देना चाह रही थी, उस चिट्ठी को बताना चाह रही थी, काश वो पहली चिट्ठी हाथ में लगी तो दोबारा हिम्मत कर लेती, हिम्मत करने के बाद अपने पिता को बता देती, तो शायद उसका पिता बिल्कुल सतर्क हो जाता। अगर सतर्क हो जाता तो शायद उसको कभी मारा नहीं जाता। हो सकता है कि वो अपनी पत्नी से अलग हो जाता या उससे अलग होने का कोई ऑफर दे देता और दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर मध्य प्रदेश के फतेहगढ़ में जाकर रहना सहना शुरू कर देता। अब फिलहाल जो उसके बच्चे हैं रिचा, और साथ ही जो उसकी बेटा है वैभव, उनकी परवरिश कैसे हो रही होगी आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। एक महिला के गलत फैसले से पूरा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया, और सरकारी नौकरी वाला एक शिक्षक वो भी हाथ से निकल गया। दोस्तों, जाते जाते उर्जीत कुमार हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें रूपेश यादव हैं, राजीव सिंह, लक्ष्मी, संजीव कुमार, अरशद राव, चिंटू कुमार, आलोक कुमार, हिमानी जोशी, मोहम्मद जाहिद, सुहान खान, अरवाज हुसैन, अनिल हसमुख, खुशबू झा, अवनी कुमारी, संजय यादव, कमलेश चौधरी, लखविंदर पासवान, लक्ष्मी, प्रदीप, रमेश, रोहित यादव, विजेंद्र सिंह, नंद किशोर, राकेश कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।